नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, कई बड़ी खबरों पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भारी बारिश के बीच भी प्रधानमंत्री ने किया किसानों से संवाद। अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी गति से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। किसानों के लिए हाल ही में की गई पहलों को बताया इसका सबूत। कृषि में अनुसंधान और नवाचार पर दिया जोर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद आक्रोश। आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों से पुलिस ने की पूछताछ। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का किया खंडन। निवेशकों से सावधान रहने और शांति बनाए रखने की अपील। सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप ने भी सभी तरह के आरोपों से किया इनकार। विपक्षी दल जांच की मांग पर अड़े। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामले। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी के कविता की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, तो वहीं शंभू बॉर्डर खोलने और कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर भी होगी आगे की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के तय किए जाएंगे मुद्दे। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालत ने माना था सुनवाई योग्य। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही। उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब। इस पूरे सप्ताह उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा के आसार। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ पेरिस ओलंपिक का समापन। मनु भाकर और श्रीजेश ने थामा तिरंगा। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में थिरके सितारे। और खबरों को देखते हैं विस्तार से। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मेडिकल छात्रों के संगठन फोल्डा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टरों की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसके साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की गई है। फोर्डा ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच के लिए अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। खबर जहानाबाद की। बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना में कई लोगों के घायल भी हो गए हैं और इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगदड़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। आपको बता दें कि भगदड़ के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायलों को गया के अस्पताल रेफर कर दिया गया था। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए जुटे थे। मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच जाने से यह हादसा हुआ।
मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का भी बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। REIT पर सेबी के लिए गए सभी फैसले सेबी बोर्ड ने लिए हैं और ये किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर सिक्योरिटीज में अपने निवेश की पूरी जानकारी दी है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है। ये नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हितों के टकराव के मुद्दे पर सेबी के भीतर खुद की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। सेबी भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि सेबी ने 24 में से 22 मामलों में जांच पूरी की है। 2 मामलों में जांच जारी है। और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर IIFL ने कहा है कि हमने किसी भी फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। फंड में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की होल्डिंग टोटल इनफ्लो के 1.5% से कम थी। 360 वन एसेट मैनेजमेंट पुष्टि करता है कि इसके सभी फंड सभी रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन करते हैं और हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी और उनके पति के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी कि ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुश ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया है। माधवी बुच की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन्हें दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया बताया है। अडानी समूह ने कहा है कि सेबी प्रमुख या उनके पति के साथ उनका कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग ने एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश की है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर लगी दुकानों, ढाबों, ठेलों और होटलों में नेम प्लेट लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में अंतरिम आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने पहले ही सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से इस संबंध में जारी आदेश पर रोक लगा दी थी।
और आबकारी नीति मामले में सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को केजरीवाल की ओर से रीट्वीट किए जाने के मामले में भी सुनवाई होना है। इस मामले में केजरीवाल पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। और सुप्रीम कोर्ट आज जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होना है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 9 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए कहा था कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाने के बाद ही वो इस पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए थे। इससे पहले भारी वर्षा के बीच भी प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि में अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है। इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। प्रधानमंत्री ने किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी गति से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचना सुन रहा हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा, और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। आज विश्व हाथी दिवस है।
दुनिया भर में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयासों की सराहना करने का ये एक अवसर है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि हाथियों को अनुकूल वातावरण मिले जहां वो फल फूल सकें। भारत में हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ रही है। और आज सावन का चौथा सोमवार है। सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचने लगे हैं। भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र से अभिषेक कर खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ मंगला आरती की गई, तो वहीं देवघर में भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों के साथ अन्य शिव भक्तों की भी भीड़ उमड़ी। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी, तो अयोध्या में भी भक्त हर हर भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिव मंदिर पहुंचे। सावन के सोमवार को जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। तो आज सावन का चौथा सोमवार है और इस मौके पर मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। शिवालयों पर जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। देश भर में तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली जा रही हैं और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अजमेर में तिरंगा रैली की शुरुआत हुई। अजमेर में जिला प्रशासन, पुलिस और CRPF के द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगा रैली निकाली गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई और रैली में शामिल हुए। रैली बजरंगगढ़ से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई रीजनल चौराहे पर समाप्त हुई। तो वहीं जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन ने घर और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील की। हर घर तिरंगा अभियान केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रह रहे भारतीयों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। अटलांटा के नैशविले में भारतीय समुदाय ने इंडिया डे परेड के दौरान गर्व से तिरंगे लहराए। और अब बात मौसम की। देश के उत्तरी इलाकों में तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, मेघालय और बिहार में अगले 7 दिनों तक तेज बारिश के अनुमान व्यक्त किए हैं। विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तर भाग में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब के भी कई जिलों में आज हुई तेज वर्षा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ। पंजाब में इस मानसून की ये पहली तेज वर्षा है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां अच्छी वर्षा दर्ज की गई, जिससे दिल्ली वासियों को उमस से राहत मिली है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। हाल की आपदाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी हैं। भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं जनजातीय जिला किन्नौर के पूह में फ्लैश फ्लड से भारी भूस्खलन होने के कारण पूह से रौरिक तक नेशनल हाईवे को कई जगह नुकसान पहुंचा है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ घाटी में व्यापक नुकसान हो रहा है। केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमवली में एक बड़े भूभाग में भूस्खलन होने के बाद मलबा मंदाकिनी नदी में जमा हो गया, जिससे मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रुक गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा कि इस भूस्खलन की घटना से कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन नदी का पानी रुकने से खतरे की आशंका है। उन्होंने कहा कि गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी है। साथ ही साथ नदी किनारे रह रहे लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नदी की तरफ ना जाए। राजस्थान के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, तालाब लबालब हैं। लगातार बारिश के कारण लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण राजस्थान में करीब 20 लोगों की जान चली गई। इस बीच जयपुर के लबालब भरे कानोता बांध में 5 युवक डूब गए, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी में डूबने से 7 लड़कों की मौत हो गई। बिगड़े हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन स्थिति की समीक्षा के लिए रविवार को जयपुर में एक आपात बैठक बुलाई थी। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर और भरतपुर सहित कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। और वहीं भारी बारिश के बाद पहलगाम और बालटाल एक्सेस दोनों पर रखरखाव और मरम्मत का कार्य करने के लिए अमरनाथ यात्रा को आज बालटाल एक्सेस पर निलंबित कर दिया गया है। मरम्मत का कार्य पूरा होने पर फिर से यात्रा शुरू कर दी जाएगी। 29 जून को शुरू हुई बाबा बर्फानी की ये यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गरुड़ेश्वर के पास नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर वेयर डैम ओवरफ्लो हो गया। वहीं एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गाँवों को अलर्ट पर रखा गया है। और अब अगली खबर, नेपाल के दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। विक्रम मिस्त्री नेपाल के विदेश सचिव सेवा लामसाल के निमंत्रण पर काठमांडू की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। शेख हसीना के इस्तीफा दिए जाने से संबंधित बयान को उनके बेटे ने पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। साजिब वाजेद ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ही खंडन किया। वाजेद ने बयान की प्रामाणिकता से इनकार करते हुए कहा कि उनकी मां के हवाले से एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। साथ ही साथ उन्होंने उनके वीज़ा रद्द किए जाने की मीडिया रिपोर्ट को भी खारिज करते हुए कहा कि अवामी लीग नेता का वीज़ा किसी ने रद्द नहीं किया है और ना ही उन्होंने कहीं राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही साजिब वाजेद ने शेख हसीना की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि भारत सरकार को मेरा संदेश, मेरी मां की जान बचाने में उनकी सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरी व्यक्तिगत कृतज्ञता है। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर लगातार उत्पात हो रहा है और जो उत्पात हो रहा है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किए। और इसके साथ ही अमेरिका के ह्यूस्टन में भी हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
और अब अगली खबर खेलों से। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है। भारतीय समय अनुसार रविवार की देर रात आयोजित पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में हजारों खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारत की ओर से इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश समारोह में देश के ध्वज वाहक के रूप में शामिल हुए। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में पेरिस की मेयर एने हिडाल्गो ने 2028 के मेजबान अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बास को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके साथ ही 4 वर्ष बाद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।